स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 है। इससे पहले 5 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करके एक एक वीडियो को आप देख लीजिएगा। आप किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आपको रामबाण साबित होंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको हर एक टॉपिक से आपको वीडियो देंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को शानदार तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और प्रीवियस वीडियो की तरह जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगी उसको मैं बताते चलूँगा, ताकि आप अपनी नोट्स वगैरह में से लिख सकें और डाउट आपका जो है क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो चुंबकीय गुण होती है वह किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कक्षीय गति, दूसरा ऑप्शन है चक्रण गति, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है आणविक गति। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ए और बी दोनों के कारण चुंबकीय गुण चुंबकीय पदार्थ में होती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और कक्षीय गति के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं उसे हम कक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, चक्रण गति का अन्य नाम जो होती है अक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, और अक्षीय गति जो होती है जब इलेक्ट्रॉन कक्ष में अपना गति करते हुए एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाए उसे हम चक्रण गति या अक्षीय गति कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देते हैं। आणविक गति, आणविक गति जो होती है अणुओं को एक निश्चित दिशा में जो गति करती है उसे हम आणविक गति कहते हैं। तो ये तीनों के बारे में आपको हम बेहतरीन तरीक़ा से समझा दिए। ठीक है, पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, 2 चुंबक के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा चुंबक जो होती है उसमें 2 प्रकार के ध्रुव होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ पर जब समान यानी कि NN और SS जब एक प्रकार के दोनों ध्रुव होंगे तो वह कौन सी क्रिया करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है चुंबक के समान ध्रुव कोई क्रिया नहीं करते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चुंबक में समान ध्रुव को जब हम एक साथ लाते हैं तो वह जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर्षण जो होती है अलग अलग पोल में अलग अलग ध्रुव में होती है, जबकि समान ध्रुव वाले में प्रतिकर्षण होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, दूसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने और क्यों किया था। ठीक है, यानी कि चुंबक का खोज किसने और क्यों किया था, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिकों ने शोध कार्य में किया था। दूसरा ऑप्शन है नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु किया था। तीसरा ऑप्शन है पुरातत्वीय विधियों खनन ने धातु को आकर्षित करने के लिए किया था, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। नाविकों के द्वारा दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का सर्वप्रथम खोज किया गया था। तो राइट ऑप्शन तीसरा का हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाता है। यानी कि कोई चुंबक है उसको जब हम तोड़ते हैं या काटते हैं, उसको बीच से अलग करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दोनों ही टुकड़े का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एक टुकड़े में केवल उत्तरी ध्रुव होगा जबकि दूसरी टुकड़े में केवल दक्षिणी ध्रुव होगी।
और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से सभी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। प्रत्येक टुकड़ा में एक अलग चुंबक होगा जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, चौथा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है Fe3O4, दूसरा ऑप्शन है Fe3SO4, तीसरा ऑप्शन है Fe2NO3 और चौथा ऑप्शन है Fe3Cl2। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र होती है, यानी कि चुंबक का सूत्र होती है। तो राइट ऑप्शन पांचवा का हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेहद आसान और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है चुंबक के दोनों ध्रुवों की चुंबकीय सामर्थ्य होती है, यानी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उनकी चुंबकीय सामर्थ्य कितनी होती है। पहला ऑप्शन है बराबर होती है, दूसरा ऑप्शन है अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है कम होती है, चौथा ऑप्शन है वितरित होती है। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चुंबक के दोनों ध्रुव पर चुंबकीय सामर्थ्य जो होती है बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से चलती हैं, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह कैसे चलती है एक दूसरे से, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है केवल समानांतर चलती है, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से चलती है और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती है। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 7वां का हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं का गुण अगर आप पढ़े होंगे तो ये जरूर आप पढ़े होंगे, जो चुंबकीय बल रेखाएं का गुण जो होती है यह रेखा जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसके अलावा और गुण होती है सभी चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद परिपथ बनाती हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है वहाँ पर चुंबकीय बल रेखा नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी लोग जानते होंगे। 7वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है, यानी कि जो रिलक्टेंस होता है वह किस प्रकार के सर्किट में होता है आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत परिपथ में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय परिपथ में, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जब 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। चुंबकीय परिपथ में जो होती है रिलक्टेंस उपस्थित होती है। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होती है। रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान क्वेश्चन है, जो कि हम आपको ऊपर में बता दिए रिलक्टेंस का मात्रक है, यानी कि रिलक्टेंस का मात्रक क्या होती है तो अभी हम आपको ऊपर में बताएं। रिलक्टेंस का जो मात्रक होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए, 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो रिलक्टेंस की इकाई होती है उसे हेनरी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 1 टेस्ला बराबर कितना होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 100 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 1000 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, तीसरा ऑप्शन है नर्म लोहा और चौथा ऑप्शन है एल्निको। तो थोड़ी सी हम पहले बता देते हैं कि आखिर कृत्रिम चुंबक होती क्या है। जिन चुंबक को कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, यह जो होती है चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार कौन कौन होती है इसके? तो पहला होती है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इस्पात का, सिलिकॉन का, निकेल का, कोबाल्ट का और मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। जबकि अस्थायी चुंबक, जिसका अन्य नाम जो होती है विद्युत चुंबक भी कहा जाता है, इसको बनाने के लिए हम नर्म लोहा, सिलिकॉन लोहा, लोहे की छड़ पर लपेटी गई कॉइल, ये सब जो विधि द्वारा हम अस्थायी चुंबक तैयार करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम नर्म लोहा को चूज किए। राइट ऑप्शन यहाँ पर 11 का सी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मोटर तथा जनरेटर में निम्न में से किस चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोटर तथा जनरेटर में जिस चुंबक का उपयोग किया जाता है वो आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तब 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं मोटर तथा जनरेटर में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 12 का हम बी के साथ चूज किए। अस्थायी चुंबक के बारे में अभी हम ऊपर में ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि कठोर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग हम कहाँ करते हैं ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर में, दूसरा ऑप्शन है टेलीविज़न में, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो स्पीकर में, चौथा ऑप्शन है ये सभी में। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 13 का डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत जो नहीं होती है वो एल्युमिनियम नहीं होती है। इसके अलावा लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट ये सब जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है 1 से 1000 तक होती है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो ये बचा एल्युमिनियम जो होती है यह अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है इसलिए। बाकी ये सब जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो आप कंफ्यूज होइएगा नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक द्रव्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटिनियम, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। ठीक है, तो पहले आपको हम बता देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होती है इसके अंतर्गत बिस्मथ, एंटीमनी तथा पीतल आते हैं। इनकी चुंबकशीलता जो होती है 1 से भी कम होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर द्रव्य जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो यहाँ पर कांच ऑप्शन को चूज करेंगे। राइट ऑप्शन 15 का हम बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ की होती है, यानी कि इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है। तो 2 का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है 1 से 1000 तक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की 1 से भी कम होती है। तो बचा पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होगा, 1 से अधिक होगा। तो 1 से अधिक राइट ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है हम बी के साथ चूज किए। 1 से कम जो होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है, 1 से 1000 तक जो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आप ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पटलित कोर का उपयोग करेंगे, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील कोर का उपयोग करेंगे,
तीसरा ऑप्शन है स्टील कोर का उपयोग करेंगे, सिलिकॉन स्टील कोर का, और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन स्टील कोर का उपयोग करेंगे। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पटलित कोर का उपयोग करके हिस्टेरिस लॉस को कम कर देंगे। बात हुई है हिस्टेरिस लॉस की, यानी कि हिस्टेरिस हानि की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। किसी भी पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित होने से जो हानियाँ उत्पन्न होती है उसे हम हिस्टेरिस लॉस कहते हैं। इस हानि का मान आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो हिस्टेरिस लॉस का भी मान बढ़ेगा। इस हानि को कम करने के लिए हम पटलित कोर का उपयोग करेंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से कौन सा चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक, और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबक। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। जिसकी धारण शक्ति ऊंच होती है उसको हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में सेलेनॉइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। तो सेलेनॉइड का जो रूल है वो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, उसका हम प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है मोटर में, दूसरा ऑप्शन है विद्युत घंटी में, तीसरा ऑप्शन है सेल में, और चौथा ऑप्शन है मापन उपकरण में। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाए। सेल में इसका उपयोग, यानी कि बैटरी और सेल जो होती है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स में लीकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, तीसरा ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय का द्वितीय नियम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा यहाँ पर तो 20वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। फैराडे के द्वितीय नियम, यानी कि जो फैराडे द्वारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम दिया गया था, उस नियम के अनुसार जो है यहाँ पर किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में लीकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 20 के सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। हमारा हर एक टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप कभी भी इस वीडियो को आसानी से देख सकें, ज़्यादा टाइम भी आपको व्यतीत न करना पड़े। इसलिए इस सीरीज में हम केवल 20 से 25 ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, मैक्सवेल का स्क्रू पिच का जो नियम है उसमें पेच की घुमाने की दिशा जो होती है डॉट डॉट किस प्रकार होती है, वह किस दिशा को इंगित करती है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मैक्सवेल का जो स्क्रू पेच का नियम है उसमें पेच की घुमाने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 21 का हम बी के साथ चूज किए। तो ये आज का टॉपिक था और इसमें टोटल क्वेश्चन 21 था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो के बारे में बताइएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।